हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी फार्मेसी। माई सेल्फ राजमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो हमारा फार्मास्यूटिक्स हम लोग ने स्टार्ट किया है, दैट इज लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो इस वीडियो में पूरा कंप्लीट आपको लिक्विड डोजेस फॉर्म मिल जाएगा और पूरा डिटेल्ड में रहेगा, एकदम हर एक चीज़ क्लियर रहेंगी और जो जो टॉपिक दिया गया है वो आपको रहेगा। ठीक है, तो लिक्विड डोजेस फॉर्म स्टार्ट करते हैं। तो आपने डोजेस फॉर्म पढ़ा होगा कि क्या होता है डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म क्या होता है बेसिकली कि आप अपने ड्रग को जो एपीआई है वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो मार्केट में। ठीक है, डोजेस फॉर्म मैं रिपीट कर रहा अगेन, आई रिपीटिंग दैट डोजेस फॉर्म इज व्हाट डू यू मीन बाय ये डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म ये होता है कि जो हमारा एपीआई होता है, जो ड्रग होता है, ठीक है, जो ड्रग होता है, मान लो ये एपीआई है, ठीक है, एपीआई, और ये एपीआई प्लस हम लोग को पता है एक्सिपिएंट होता है साथ में, एक्सिपिएंट होता है साथ में, आई नो यू नो डैट। ठीक है, तो एपीआई होता है, एक्सिपिएंट होता है, दो चीज होती है, ये चीज का ध्यान रखना है। ये मेरे को भी पता है, आपको भी पता है। तो एपीआई और एक्सिपिएंट मिलके हम लोग का एक डोजेस फॉर्म बनता है। ठीक है, ये डोजेस फॉर्म किसके ऊपर डिपेंड करता है आपको पता है। ये डोजेस फॉर्म हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हमारा किसके ऊपर, दैट इज एक्सिपिएंट के ऊपर। तो हमारा अगर एक्सिपिएंट हमारा लिक्विड फॉर्म में, तो हमारा डोजेस फॉर्म कौन सा होगा, लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो हमारा डोजेस फॉर्म मेनली डिसाइड होता है हमारे एक्सिपिएंट से। तो ये लिक्विड डोजेस फॉर्म किसकी वजह से, क्योंकि हमारा एक्सिपिएंट हमारा लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो ऐसी सॉलिड फॉर्म में रहा तो सॉलिड डोजेस फॉर्म, अगर ये ठीक है, तो ऐसे लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डोजेस फॉर्म्स होते हैं, हम लोग ने पढ़ा है। ठीक है, आपको पता होगा ये सब चीजें। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म, इसमें एक्सिपिएंट हमारा लिक्विड फॉर्म में रहेगा, एपीआई प्लस एक्सिपिएंट डोजेस फॉर्म कहलाता है। डोजेस फॉर्म होता क्या है, जिस मीन्स वो फिजिकल फॉर्म जो ड्रग को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं मार्केट में, उसको बोलते हैं डोजेस फॉर्म। तो आपने सिरप देखा होगा, ठीक है, सिरप बहुत सारा देखा होगा, तो कैसे मार्केट में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको बोलते हैं डोजेस फॉर्म। तो लिक्विड फॉर्म में है हमारा अगर ड्रग, तो उसको बोलेंगे लिक्विड डोजेस फॉर्म में। ठीक है, चलिए यहां तक इंट्रोडक्शन था। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या है। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म ऐसा होता है, इसमें क्या होता है, एक ले लो या एक से ज्यादा एपीआई होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एपीआई इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो ये एपीआई जो मैं बोल रहा हूँ, एपीआई वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, और किसमें डिसॉल्व और डिस्पर्स किया जाएगा, लिक्विड में। ठीक है, तो लिक्विड में डिसॉल्व किया जाएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्या होता है, कंटेन, लिक्विड डोजेस फॉर्म कंटेन एक ऐसा फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है। आप अपने डेफिनेशन में क्या लिखोगे, लिक्विड डोजेस फॉर्म इज द मींस आर द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस दैट कंटेन वन और मोर देन वन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डिसॉल्व और डिस्पर्स इन अ लिक्विड, लिक्विड सॉल्वेंट बोल लो या लिक्विड मीडियम बोल लो। ठीक है, वो आप लिख सकते हो। तो आपको ऐसे खुद से ये डेफिनेशन बनाना होगा और अपने नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। आप वीडियो को समझ लो, दो चार वीडियो दो तीन बार आप वीडियोस देख लो, आपको चीजें समझेंगे, एंड देन आप अपने नोट्स बनाओगे तो बेटर ये नोट्स बनेंगे। तो मैं लिक्विड डोजेस फॉर्म के बारे में बात कर रहा हूँ। हम लोग ने डोजेस फॉर्म पढ़ा। डोजेस फॉर्म क्या है कि किस फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है मार्केट के अंदर वो आपके ड्रग को, तो उसको बोलते हैं डोजेस फॉर्म। अगर लिक्विड में तो लिक्विड, सॉलिड में तो सॉलिड, ऐसा गैसियस है तो गैसियस। अब बात करते हैं हम लोग लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म एक ऐसा फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है जो हम लोग, और प्रैक्टिकल में आपने बहुत सारा लिक्विड डोजेस फॉर्म बनाया होगा। ठीक है, आपने बहुत सारा, सिरप हो गया, बहुत कुछ एलेक्सर हो गया, बहुत कुछ आपने बनाया है। ठीक है, तो लिक्विड डोजेस फॉर्म तो क्या होता है, एक ऐसा डोजेस फॉर्म है जिसमें एक्सिपिएंट हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, और इसकी वजह से हमारा बेसिस क्या बना है, लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म आर द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन जिसमें कंटेन क्या रखता है, एक या एक से ज्यादा या मोर देन वन एपीआई किसमें डिसॉल्व होगा या फिर डिस्पर्स होगा, ये चीज का ध्यान रखना है। इधर हम लोग डिसॉल्व भी करेंगे और डिस्पर्स भी करेंगे। तो मतलब ध्यान से सुनो, डिस्पर्स किस फॉर्म में करेंगे, हम लोग ने पढ़ा है सस्पेंशन, ये इमल्शन। सस्पेंशन इमल्शन क्या है, तो सस्पेंशन इमल्शन में हम लोग डिस्पर्स करते, डिसॉल्व नहीं करते। तो डिस्पर्स करते, तो वही बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक से ज्यादा
एपीआई हो सकते हैं जो कि डिसॉल्व भी हो सकता है, जैसे सिरप में हम लोग डिसॉल्व करते हैं, एलिक्सर में डिसॉल्व करते हैं, और डिस्पर्स भी करते हैं, जैसे हमारे सस्पेंशन हो गया, हमारे सस्पेंशंस हो गए, फिर ये इमल्शंस हो गए, तो वो सब में डिस्पर्स किया जाता है सॉलिड पार्टिकल को, या फिर लिक्विड पार्टिकल को लिक्विड के अंदर, सॉलिड पार्टिकल को लिक्विड के अंदर, तो डिस्पर्स किया जाता है, और एक में हम लोग डिसॉल्व करते हैं। तो आपको डेफिनेशन क्या बनना है, ध्यान से सुनना, मैं रिपीट कर रहा हूं डेफिनेशन। लिक्विड डोजेज फॉर्म्स आर द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस दैट कंटेन वन और मोर देन वन एपीआई दैट इज डिसॉल्व और डिस्पर्स इन अ लिक्विड मीडियम, या फिर बोलो सुटेबल लिक्विड मीडियम। तो किसके अंदर, इन अ सुटेबल लिक्विड मीडियम, इसी को तो हम बोलेंगे एपीआई, सॉरी एक्सिपिएंट, ठीक है। तो सुटेबल लिक्विड मीडियम में हम लोग डिसॉल्व या डिस्पर्स करेंगे एपीआई को हमारे, वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं या एक भी हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक। और हम लोग बहुत लिक्विड डोजेस फॉर्म को बहुत जगह यूज करते हैं, ठीक है, इसके प्रिपरेशन को हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं। कहाँ पर यूज कर सकते हैं, उसको पेरेंटल के थ्रू यूज कर सकते हैं, ओरल थ्रू यूज कर सकते हैं। ओरल के थ्रू हम लोग ने, ऑफकोर्स हम लोग ने सिरप बहुत सारा पिया है, तो वो ओरल के थ्रू भी हो गया। हम लोग ने इंजेक्शंस लिए हैं, वो भी एक लिक्विड डोजेस फॉर्म है, तो इंजेक्शंस के अंदर भी है, तो इसको क्या बोलेंगे, पेरेंट्रल। पेरेंट्रल का मतलब क्या होता है पता है आपको, पेरेंट्रल का मतलब ही होता है इंजेक्शंस ये सब। और टॉपिकल, आपने बहुत सारे लिक्विड डोजेस फॉर्म स्किन पे भी लगाया हो, मीन्स एक्सटर्नल यूज किए हो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और क्या बोल सकते हैं, बहुत सारे रूट्स होते हैं, अदर भी रूट्स है, एक्सेट्रा डाल देता हूँ, तो बहुत सारे रूट्स हम लोग लिक्विड डोजेस फॉर्म में पढ़ते हैं। तो इसका एक एडवांटेजेस भी आप पढ़ोगे कि इसके पास बहुत सारे रूट्स है, मीन्स बहुत सारे रूट्स है मेडिकेशन के लिए, मीन्स आप ओरल भी दे सकते हो, पेरेंट्रल भी दे सकते हो, टॉपिकल भी दे सकते हो, बहुत सारे आगे देखेंगे जब डिटेल में इसके एडवांटेजेस में, तो बहुत सारे और भी रूट्स बताऊंगा यहाँ पर, बहुत सारे इसके रूट्स है। इसी का एक फायदा है लिक्विड डोजेस फॉर्म में। तो हम लोग एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी पढ़ेंगे, क्योंकि टॉपिक्स आते हैं तो आप पढ़ते जाओ। तो हम लोग पहले इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं, तो आप इंट्रोडक्शन में ये सब चीजें जो भी मैंने बताया अभी तक वो नोट डाउन कर सकते हो, पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लो, एंड देन उसको इलेबोरेट करो अपने ओन वर्ड्स में इन द नोट्स, आपके फेयर नोट्स में। क्लियर है यहाँ तक लिक्विड डोजेस फॉर्म, ठीक है। अब एक फ्लो चार्ट आपको बनाऊंगा, क्लासिफिकेशन का फ्लो चार्ट, वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। अगर इंट्रोडक्शन के लिए या आप बोलोगे 5 मार्क्स के लिए आ गए, तो आपको वो इंक्लूड करना है, इंपॉर्टेंट बेस्ट रहेगा, ठीक है, आंसर के लिए। तो चलिए मैं आपको क्लासिफिकेशन बताता हूँ। इतना समझा पूरा, पूरा क्या है, किसके फॉर्म में दिया जाता है, क्या इसका डेफिनेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा क्लासिफिकेशन। तो चलिए क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। एक फ्लो चार्ट में बना रहा हूँ आपके लिए, क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इसमें एक होगा मोनोफेजिक, मोनोफेजिक, और एक होता है बाइफेजिक। मोनोफेजिक, बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म, ठीक है, LDF अगर ऐसा लिखा रहेगा तो इसका मतलब लिक्विड डोजेस फॉर्म, ठीक है। अब मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस और बाइफेजिक का मतलब क्या है। मोनोफेजिक नाम से समझ में आ रहा है, मोनोफेजिक मीन्स ऐसा सिस्टम, पूरा ऐसा सोल्यूशन, मान लो एक, ठीक है, सोल्यूशन है, ये हमारा वाटर ले लो, इसके अंदर हम लोग ने शुगर या सॉल्ट डाल दिया, ठीक है, शुगर बोल लो या सॉल्ट बोल लो, ये सब हम लोग ने डाल दिया पानी के अंदर। तो आप जब मिक्स करोगे तो आपने सोल्यूशन देखा होगा, पहली बार आपने बनाया नहीं, पहले भी बनाया होगा, तो आपने जब शुगर को बोल लो या ये सॉल्ट को बोल लो, जब पानी में घोरते हो तो एक सिस्टम, एक वन फेज सिस्टम दिखता है, ठीक है, एक वन फेज सिस्टम। वन फेज सिस्टम का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसमें कोई दो फेज नहीं दिखता, कि इसमें होता क्या एक्चुअली में हम लोग को पता है कि जैसे ही हम लोग डालेंगे शुगर को या सॉल्ट को, जैसे ही डालेंगे वो पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, डिस्पर्स नहीं होगा, पूरा डिसॉल्व हो जाएगा हमारे ये लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, और ऐसा लगेगा ही नहीं कुछ डाला है। तो इसका मतलब ये है कि एक वन फेज सिस्टम, इसमें कोई दो फेज नहीं दिखता। दो फेज का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मैंने सॉल्ट डाल, सॉरी मैंने सैंड डाल दिया, मिट्टी डाल दिया इसके अंदर, पानी के अंदर, तो दिखेगा आपको, पूरा क्लियरली दिखेगा कि इसके अंदर दो फेज है, एक सैंड का फेज है मीन्स सॉलिड फेज है, और एक लिक्विड फेज है वाटर, मीन्स दोनों चीज अलग है, डिसॉल्व नहीं हो रही होगी, दोनों चीज अलग दिखेंगी, तो उसको बोलते हैं, ये दोनों चीज अलग दिख रही होंगी, उसको बोलते हैं बाइफेजिक। बाइफेजिक का मतलब दोनों फेज दिखे रहेंगे आपको, मिट्टी भी दिखेगा, पानी भी दिखेगा। लेकिन अगर आप सॉल्ट डाल दिए तो वो सॉल्ट आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि उसमें डिसॉल्व हो जाएगा वो सॉल्ट, और उसको वन फेज सिस्टम बोलते हैं कि एक फेज में दिख रहा है, और बाइफेजिक में दोनों फेज आपको दिख रहे होते क्लियरली। तो ये चीज है मोनोफेजिक, बाइफेजिक। तो आपको ये दोनों चीज क्लियर हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है आपका,
ना अब बात करते हैं मोनोफेजिक लिक्विड में भी क्लासिफिकेशन अगर देखोगे तो एक होता है इंटरनल यूज और एक होता है एक्सटर्नल यूज, ठीक है। और बायफेजिक की बात करूं तो एक होता है इंटरनल इसमें भी और एक होता है एक्सटर्नल यूज। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? अब बात करते हैं हम लोग इंटरनल यूज। मोनोफेजिक इंटरनल यूज में क्या क्या हम लोग यूज करते हैं? पहला है सिरप। सिरप भी हमारा मोनोफेजिक होता है और इंटरनल यूज करते हैं उसको। सिरप, इलेक्जर, सिरप इलेक्जर, फिर हमारा लिंक्टस, लिंक्टस, फिर हमारा फिर मिक्सचर बोल लो, मिक्सचर भी होता है। फिर आप पेरेंटल जो भी सॉल्यूशंस होते हैं वो भी होते हैं, पेरेंटल प्रिपरेशंस, ये सब भी क्या होते हैं हमारे मोनोफेजिक होते हैं, पेरेंटल प्रिपरेशंस। तो ये सब चीजें हमारे मोस्टली किसमें आते हैं? इंटरनल यूज ऑफ मोनोफेजिक। मीन्स मोनोफेजिक के अंदर इंटरनल यूज, बॉडी के अंदर हम लोग ये सब लिए जाते हैं मोनोफेजिक के अंदर, इसमें एक ही फेज सिस्टम होता है। एक्सटर्नल यूज, मोनोफेजिक के अंदर एक्सटर्नल यूज क्या आता है? गार्गल्स, गार्गल्स, माउथ वॉश, माउथ वॉश, नेजल ड्रॉप, ठीक है, नेजल ड्रॉप, फिर लोशंस, फिर ईयर ड्रॉप्स। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। और भी ऐड कर सकते हैं इतना, ठीक है। तो आप इतना लिख लो, एक्सटर्नल यूज में क्या है, इंटरनल यूज में क्या है। नाउ बायफेजिक में इंटरनल यूज क्या है? एग्जांपल आपको पता है, दैट इज सस्पेंशन। और एक्सटर्नल यूज में क्या है? इमल्शन। क्लियर है? तो आप ऐसी चीजें आप नोट डाउन कर सकते हो, रफली एक क्लासिफिकेशन बना दोगे तो बेटर इंप्रेशन पड़ता है और सही रहेगा। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते, आगे बढ़े, चलिए यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हमारे फर्दर टॉपिक्स के बारे में कि लिक्विड डोजेस फॉर्म बना कैसे सकते हैं। तो तीन मीन्स ये तो जस्ट टॉपिक है, आप नोट मीन्स ऐसे मेजर टॉपिक नहीं है, जस्ट मैं बता रहा हूँ कि ये लिक्विड डोजेस फॉर्म बना कैसे सकते हैं। इधर हम लोग जो एक्टिव ड्रग है हमारा, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको डिसॉल्व करके कर सकते हैं, या सस्पेंड करके कर सकते हैं, या इनकॉर्पोरेट करके कर सकते हैं। मीन्स वही चीज जो मैं बोल रहा हूँ, ये ओरली बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। आपको लिखना है तो लिख सकते हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि लिक्विड डोजेस फॉर्म कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इधर हम लोग जो एक्टिव ड्रग है हमारा उसको एक्सीपिएंट या एक्व सोल्यूशन, नॉन एक्व सोल्यूशन में डिसॉल्व भी कर सकते हैं, डिस्पर्स भी कर सकते हैं, जिसको हम लोग सस्पेंडिंग भी बोलते हैं, और या इनकॉर्पोरेट भी कर सकते हैं। तो ये चीजें बाकी इतना डिटेल में नहीं, तो मैंने ओरली बताया बस, ठीक है। ये सब चीजें आप नोट डाउन कर लो, और चाहिए रहेगा अगर नोट्स हैंड रिटन तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी ये तीन चीजें आपको चीज ध्यान रखना है। अब बात करें, ये सब चीज था हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म। अब इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस, एडवांटेजेस, अब एक एक को एडवांटेजेस लेके चलते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। लिक्विड डोजेस फॉर्म के एडवांटेजेस लिख लें तो पहला है इजी एडमिनिस्ट्रेशन। इजी एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब क्या है? इसको आराम से लिया जा सकता है। इसका मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ कि वो जैसे आपके सामने कैप्सूल है, टैबलेट्स है, ठीक है, आप वो एकदम ये मीन्स प्रॉब्लम होती है, जैसे आपको तो नहीं होगी, जैसे बच्चे लोग हो गए या बूढ़े लोग हो गए तो उनको टैबलेट्स खाने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो प्रॉब्लम ना हो इसके लिए तो लिक्विड डोजेस फॉर्म है। लिक्विड डोजेस फॉर्म को आराम से आप स्वॉलो कर सकते हो, कोई भी बच्चा भी स्वॉलो कर सकता है आराम से। ये जो बूढ़े लोग हैं, ओल्ड एज पर्सन है, वो भी आराम से ये क्या कर सकते हैं, स्वॉलो कर सकते हैं। तो ये फायदा है हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म का कि इजी टू स्वॉलो है, इजी एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई इसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, इजी एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप ये लिख सकते हैं कि ये सूटेबल किसके लिए, जो भी बच्चे लोग हैं और बूढ़े लोग हैं, स्पेशली किसके लिए, बच्चे और बूढ़े लोगों के लिए ये स्पेशली बहुत अच्छा डोजेस फॉर्म है, जहाँ पर वो इजीली स्वॉलो हो सकता है, ठीक है। या फिर और किसके केस में हो सकता है, मैंने बोला एक बच्चे के केस में और एक बूढ़े के केस में, और एक किसके केस में हो सकता है, वो पेशेंट, और किसके केस में हो सकता है, और एक किस, ये हमारे डिस्फेजिया एक डिजीज बोल लो या कंडीशन बोल लो, मेडिकल कंडीशन, जिसमें होता क्या है
कि इसमें डिफिकल्टी होती है सॉलो करने, मीन्स इसमें क्या होता है, मेडिसिन खाने में प्रॉब्लम होता है। तो होता क्या है, हम लोग लिक्विड डोजेस फॉर्म देते हैं इन पेशेंट्स को जहां पर ये इजीली एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है। तो डिस्फेजिया क्लियर है यहाँ तक? ओके तो ये वाला इतना डिटेल में ध्यान नहीं रखना, बस इतना ही ये लिखना आप इजी एडमिनिस्ट्रेशन में। अब ये लिख सकते हो कि ये बूढ़े लोग और बच्चे लोगों के लिए बहुत स्पेशली बहुत सूटेबल है ये वाला डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म इजीली सॉलो होता है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। और इसको बहुत आसानी से हम लोग लिया जा सकते हैं। किस किस के थ्रू ले सकते हैं? स्पून, अपने चम्मच के थ्रू भी ले सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारा सिरप हम लोग जब बुखार ये सब होता है तो सिरप चम्मच के थ्रू, या बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं उसके पर्टिकुलर, वो हम लोग लेते हैं। तो ये स्पून हो गया, ड्रॉपर हो गया, तो बहुत सारी चीजें आप ये सब नोट डाउन करो। इजी टू स्वॉलो इसका इजी होता है। तो ये सब मैं छोटे छोटे पॉइंट में लिख रहा हूँ, आप इलाबोरेट कर सकते हो, ठीक है? इतना ही इलाबोरेट करना जितना आप एग्जाम में लिख पाओगे, ठीक है? तो ये चीज का ध्यान रखना। स्पून, ड्रॉपर, फिर बहुत सारी चीजें होती है, सिरिंज के थ्रू भी हम लोग डालते हैं ना लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो बहुत सारे किसी के थ्रू मीन्स रूट के थ्रू हम लोग इजी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म का। दूसरा एडवांटेजेस की बात करूं, दूसरा एडवांटेजेस की बात करते हैं, ठीक है? तो हम लोग ने इजी एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया। अब बात करते हैं हम लोग एक और चीज की। तो इजी एडमिनिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट। अब नाउ करते हैं हम ये नेक्स्ट फॉरवर्ड बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा फास्टर, एक है फास्टर एब्जॉर्प्शन, ठीक है? फास्टर एब्जॉर्प्शन पूरा समझ में आ जाएगा एकदम प्रैक्टिकली। इजी एडमिनिस्ट्रेशन समझा, एकदम लिक्विड है, आराम से सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं। किसके लिए स्पेशली? फॉर चिल्ड्रंस एंड ओल्ड एज पर्सन। अब आते हैं फास्टर एब्जॉर्प्शन, या बोल सकते हो बायो अवेबिलिटी। एक टर्म आता है बहुत इंपॉर्टेंट, बायो अवेबिलिटी। बायो अवेबिलिटी इसका मतलब ये है कि बायो अवेलेबिलिटी इसका मतलब ये होता है कि कितना आपने समझो कि मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, ये बताता हूँ ये वाले टर्म को, ठीक है? बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चे लोगों को। ये होता है क्या है? बायो अवेलेबिलिटी इसका मतलब होता है कि मान लो आपने 100 mg ड्रग लिया, ठीक है? एक कैप्सूल ले लिया 100 mg का, वो गया और ब्लड के अंदर जो फाइनल बायो अवेबिलिटी नाम से समझ में आ रहा है कितना ब्लड के अंदर कितना बचा फाइनली, क्योंकि बहुत सारे आपको पता है कि आते आते रूट के थ्रू, जीआई के थ्रू, जीआई ट्रैक के थ्रू आते आते बहुत सारी चीजें एब्जॉर्ब हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, एक्सक्रीट हो जाती है, और फाइनली जो ब्लड के अंदर हमारे ब्लड के अंदर कितना परसेंट, कितना अमाउंट हमारे ड्रग का बचा फाइनली, जैसे 100 में से 40 mg ही बचा, तो हम लोग उसको बोल देंगे कि हमारा इस ड्रग का बायो अवेबिलिटी 40% है, क्योंकि 40 mg ही हमारे ब्लड में आ पाया। तो ये चीज़ है। तो ऐसा नहीं कि आपने 100 mg खाया आपके ब्लड में 100 mg, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो ये होता है बायो अवेबिलिटी। तो आपको ये चीज़ समझा, ठीक है? अब वर्ड समझ गए। अब बात करते हैं ये क्या है? फास्टर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होगा कि लिक्विड डोजेस फॉर्म है, तो अब मान लो आपने एक जगह कैप्सूल खाया और एक जगह सीधा लिक्विड पी लिया, ठीक है? अब जाएगा ये बॉडी के अंदर, सीधा बॉडी के अंदर जाएगा। इसको क्या होना पड़ेगा? ये हमारा कैप्सूल है, मान लो टैबलेट है, ये जाएगा पहले ब्रेक होगा, फिर वो डिजॉल्व होगा, ठीक है? लिक्विड के अंदर जो हमारा ब्लड है उसके अंदर डिजॉल्व होगा, फिर जाके अपना एक्शन शो करेगा, एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एक्शन शो करेगा। लेकिन इसके अंदर क्या हमारा एपीआई पहले से ही डिजॉल्व है, तो उसको ना ब्रेक करना पड़ा ना डिजॉल्व करना पड़ा, ये दो स्टेप्स हट गए इस केस में। तो ये जाएगा अपने सीधा एब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देगा, सीधा एब्जॉर्प्शन वाले स्टेट में चल जाएगा। तो ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वहां पर ये सीधा डायरेक्ट हो रहा है। तो ये फास्टर एब्जॉर्प्शन हुआ ना, इसमें दो स्टेप नहीं है, इसमें ना ब्रेकिंग हो रहा है ना डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं जिसको, ब्रेकिंग को यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। यहाँ पर टैबलेट्स टूटते हैं ना, उसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। तो डिसइंटीग्रेशन, फिर डिसोल्यूशन, फिर एब्जॉर्प्शन हो रहा है। यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन नहीं हो रहा है लिक्विड डोजेस फॉर्म में, सीधा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जा रहा है ब्लड में सीधा एब्जॉर्प्शन, क्योंकि वो पहले से ही डिजॉल्व है। तो ये इसका फायदा हो गया। तो ये सब आपको खुद से आप नोट ये कर सकते हो एग्जाम में। तो पॉइंट्स थोड़ा याद रखो, बाकी इलाबोरेट आप कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? फास्ट एब्जॉर्प्शन, बायोअवेलेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़े आगे। अभी तक कोई डाउट नहीं चल रहा है, एकदम सिंपल इंट्रोडक्शन देखा और ये एडवांटेजेस स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर 2 पॉइंट हम लोग ने देख भी लिया। तीसरी बात करते हैं, फ्लेक्सिबल डोजिंग। अब इसका मतलब क्या है फ्लेक्सिबल डोजिंग? इसमें आप क्या लिख सकते हो फ्लेक्सिबल डोजिंग के अंदर? आप मान लो कि एक टैबलेट है
100 mg के, आपने बहुत सारे डॉक्टर को देखा होगा, 100 mg की टैबलेट है, उसको तोड़ दिया और आधा दे दिया, बोला कि आधा ये सुबह खाना, आधा ये शाम को खाना। मीन्स ये क्या होता है कि इसमें तोड़ना पड़ेगा, अलग से डोजिंग अच्छे डिफिकल्टी होगी। ठीक है, टैबलेट्स को इतना आसान नहीं होता, छोटे छोटे टैबलेट्स उसको कैसे आप तोड़ के आधा आधा, मीन्स प्रॉपर डोजिंग उसमें नहीं होती। ठीक है, तो बट लिक्विड के अंदर क्या होता है, आप प्रॉपर कंटेनर दे दो, बस उसके अंदर लिक्विड जितना, जैसे 5 ml का कंटेनर है, 5 ml आपको 5 ml क्या करना है, ये डालना है और पी जाना है। तो ये चीज़ है, तो ये इसमें बहुत आसानी होता है। 2 ml का दे दो कंटेनर तो आप 2 ml का पी लोगे, या आप 2.5 का दे दो तो 2.5 का पी लोगे, या 7 ml का दे दो तो 7 ml का पी लोगे। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको फायदा करेगी, तो आप आराम से अपने डोज को एडजस्ट कर सकते हो। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो अपने फ्लेक्सिबल डोजिंग के अंदर कि हम लोग डोजिंग को एडजस्ट एकदम आराम से कर सकते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर कैप्सूल में, सॉलिड्स में बात करूँ, सॉलिड डोजेस फॉर्म में, वहाँ पर उतनी आसानी से नहीं होता। उसमें क्या होता है, हम लोग को ब्रेकिंग करना पड़ता है, स्प्लिटिंग करना पड़ता है, वो चीज़ इसमें नहीं है। उसमें बस कंटेनर तो किसी हिसाब से चाहिए वो सिप डालो और पी जाओ। तो ये चीज़ है फ्लेक्सिबल डोजिंग, तो आराम से अपने डोज को एडजस्ट कर पाओगे हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म में। तो ये भी एक फ़ायदा हो गया। नाउ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ क्या आप लिख सकते हो, फ्लेक्सिबल डोजिंग हो गया, फास्ट एब्जॉर्प्शन हो गया और इजी एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। नाउ अब बात करते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बिल्कुल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक ड्रग ले लिया, डिजोल्व कर दिया और पूरे लिक्विड में अच्छे से डिजोल्व है, अच्छे से अगर बनाया होगा, प्रिपरेशन अच्छे से किया होगा, तो पूरे यूनिफॉर्मली डिजोल्व रहेगा हमारा ड्रग हमारे लिक्विड के अंदर। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे सस्पेंशन में क्या करना है, आपको प्रॉपर शेक करना है बिफोर यूज, आपको प्रॉपर शेक करना है, जिससे यूनिफॉर्मिटी अगेन मेंटेन हो जाएगी और आप जब पियोगे तो वो मीन्स सस्पेंशन बेटर रहेगा। तो वो चीज़ है, तो सस्पेंशन का ये भी काम है, तो प्रॉपर शेकिंग करना पड़ेगा सस्पेंशन के केस में। तो ये चीज़ है। और इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नाम से समझ में आ रहा है, आप ड्रग को लो और ये डाल दो, ये अपने सॉल्वेंट में, एक्सिपिएंट में अच्छे से डिजोल्व हो जाएगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये इसका फायदा कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग का मिलता है हम लोग को इसके अंदर। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। तो हमारा ड्रग अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है हमारे लिक्विड के अंदर, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इसका ये हमारा एडवांटेज है। नाउ फर्दर प्रोसेस, फिफ्थ पढ़ते हैं, इम्प्रूव्ड टेस्ट। ये हमारे एक डिसएडवांटेज में भी आएगा आगे जब पढ़ेंगे। और पैलेटेबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है, ये वर्ड का मतलब मैं बताता हूँ। ये वर्ड का मतलब, ये पैलेटेबिलिटी का मतलब होता है कि कुछ भी अच्छा चीज़, पॉजिटिव, ये टेस्ट, अच्छा चीज़, एक्सेप्टेबल टेस्ट, उसको बोलते हैं पैटेबिलिटी। तो पैटेबिलिटी या फिर टेस्ट को बढ़ाने के लिए ये भी इसका फायदा है लिक्विड डोजेस फॉर्म का। तो आप आराम से चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ों का, फ्लेवरिंग एजेंट का यूज़ कर लो लिक्विड डोजेस फॉर्म में, ये स्वीटनिंग एजेंट का यूज़ कर लो। तो ये सब का क्या होता है, फ्लेवर, जो भी अनडिजायरेबल हमारा टेस्ट है एपीआई का, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का, जो भी ये अनप्लेजेंट टेस्ट है, उसको मार्क्स कर लेगा आराम से। तो ये हमारा होता है इम्प्रूव टेस्ट एंड पैलेटेबिलिटी। तो आप ये सब लिख सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो कुछ ड्रग का जो भी ये अनडिजायरेबल ये टेस्ट है उसको मार्क्स कर सकते हैं। हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, वो हमारे सॉल्यूशन में यूज़ कर सकते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म में। तो आराम से हमारा चीज़ हो जाएगा। बात करते हैं सिक्स्थ की, सुटेबल फॉर पेशेंट्स जिसके पास अगर जीआई ट्रैक का प्रॉब्लम है। मान लो उसको ऐसा पेशेंट है जिसको एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम है, और अगर टैबलेट आपने दे दिया, सॉलिड डोजेस फॉर्म दे दिया, वो जाके एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, अच्छे से प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या है, लिक्विड डोजेस फॉर्म बहुत अच्छी चीज़ है। जहाँ पर जिसको जीआई ट्रैक का प्रॉब्लम है वो लिक्विड डोजेस फॉर्म ले सकता है आराम से और ये चीज़ें कर सकता है। मीन्स जिसको गैस्ट्रिक इरिटेशन का प्रॉब्लम है तो वो भी लिक्विड डोजेस फॉर्म लेगा, तो वो इरिटेशन नहीं होता, जिससे कुछ सॉलिड डोजेस फॉर्म में जैसे आपने लिया, जैसे आपने कुछ भी सॉलिड डोजेस फॉर्म में या आपने लिया टैबलेट लिया, वो अच्छे से डिजोल्व नहीं हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, प्लस ये गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज कर सकता है। लेकिन लिक्विड डोजेस फॉर्म में ऐसा नहीं है, आप सीधा लो, अच्छे से एब्जॉर्प्शन, फटाक से एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा प्रॉपरली। तो ये चीज़ है। तो ये हम लोग जिसको गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हुआ है, गैस्ट्रिक ये हमारे मीन्स जीआई ट्रैक में सर्जरी हुआ है, तो उनको प्रिफर किया जाता है लिक्विड डोजेस फॉर्म में अपने दवाई को लेने। तो ये चीज़ है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन उसमें प्रॉपरली नहीं हो पाएगा।
क्योंकि वो जैसे सॉलिड में पहले डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, तो उसी अगर किसी को प्रॉब्लम है उस सब में तो हम लोग लिक्विड डोजेज फॉर्म प्रेफर करते हैं। तो सुटेबल फॉर पेशेंट्स विथ GI ट्रैक इश्यूज। ठीक है, नाउ सेवन की बात करते हैं। अभी मैंने वो जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था उसको ओरली दे सकते हैं, पेरेंटरल भी दे सकते हैं, फिर इंजेक्शन के थ्रू, मीन्स वही इंजेक्शन के थ्रू दे सकते हैं। ठीक है, टॉपिकल ये स्किन के थ्रू ऊपर आउटर सरफेस पे भी दे सकते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो ये क्या इसका एडवांटेजेस है, जहां पर मल्टीपल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, मल्टीपल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत सारे रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। यही तो इसका फायदा है कि बहुत सारी चीजों के थ्रू हम दे सकते हैं, ओरली दे सकते हैं, ठीक है, टॉपिकली दे सकते हैं, इंजेक्शन के थ्रू दे सकते हैं, इनहेलेशन के, ये जो इनहेलेशन सॉल्यूशंस आते हैं, ठीक है, वो सब दे सकते हैं। तो बहुत सारा वर्सटाइल है ये एक तरीके का। ठीक है, इसलिए तो मल्टीपल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसका एक एग्जाम्पल मीन्स एडवांटेजेस है। नाउ आगे बढ़े। नाउ एट लिखो, आइडियल फॉर लार्ज डोजिंग। ठीक है, लार्ज डोज के लिए मेडिकेशन। ठीक है, लार्ज डोज मेडिकेशन के लिए बहुत अच्छी चीज है लिक्विड डोजेज फॉर्म। अब इसका क्या फायदा है, अब जैसे मान लो बहुत सारा मतलब इतना सारा चीजें आपको देनी है। ठीक है, आप टैबलेट में उसको कंप्रेस नहीं कर पाओगे, बहुत सारी चीजें ना आप उसको कंप्रेस नहीं कर, मीन्स ऐसे मेडिकेशन जिसको ज्यादा फॉर्म में, ज्यादा डोज के फॉर्म में देना पड़ता है, मीन्स ज्यादा उसको देना पड़ता है, तो उसको टैबलेट के फॉर्म में आप नहीं दे पाओगे, उसको टैबलेट के फॉर्म में उसको कंप्रेस नहीं कर पाओगे। तो वो सब मेडिकेशन के लिए हम लोग लिक्विड डोजेज फॉर्म का प्रेफर करते हैं, जिसके अंदर हम लोग ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा डोज में, लार्ज डोज में हम लोग पेशेंट को दे सकते हैं। कोई भी अगर दवाई जिसको ज्यादा डोज में देना है तो उसके लिए लिक्विड डोजेज फॉर्म इज बेस्ट। तो उसमें हम लोग ज्यादा अमाउंट में ये हमारा API, हमारा ड्रग है, वो डाल सकते हैं। तो ये आइडियल फॉर लार्ज डोज मेडिकेशन। तो ये चीज हो गया। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस, ये पूरे एडवांटेजेस थे। इजी एडमिनिस्ट्रेशन, फास्टर एब्जॉर्प्शन एंड बायोअवेलेबिलिटी, फ्लेक्सिबल डोजिंग, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इम्प्रूव टेस्ट, palatability, suitable for patient with GI tract issues, multiple routes of administration, ideal for large dose medication। तो आपको करना क्या है, इसके डिस्क्रिप्शन तो आपको खुद से बनाने, पॉइंट्स आपको मेन याद रखने की क्या फायदे हैं। तो आपको मेन अगर एग्जाम में पॉइंट्स भी याद रहेंगे, आप डिस्क्रिप्शन खुद से लिख पाओगे। ठीक है, बट आप क्या करना, आप अभी ऐसे पॉइंट्स लिख लो, अब इधर आराम से बैठ करके इसके डिस्क्रिप्शन लिख लेना, समझ लो 5-6 लाइन्स इसके लिख लेना, इसके लिख लेना, इसके लिख लेना, और आपके नोट्स तैयार। तो ये चीज़ है। बाकी आपको नोट्स चाहिए तो PPT है मेरे पास एक, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, पर ये आप समझने की कोशिश करो तो आप नोट्स भी बना पाओगे। तो ये बेटर चीज़ें होते हैं, बेटर हैबिट रहता है। यहाँ तक क्लियर है एडवांटेजेस। अब बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो अब डिसएडवांटेज भी होगा भाई किसका, अगर मीन्स ये सब चीज़ें हैं तो इसका डिसएडवांटेजेस भी होगा। तो पहले तो आपको पता हो, पहला तो आप खुद ही बता सकते हो कि डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है। लिक्विड डोजेस फॉर्म, लिक्विड है इसके अंदर, मीन्स इसके अंदर माइक्रोबियल कंटामिनेशन एकदम इजीली हो सकता है एज कम्पेयर टू सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो सॉलिड डोजेस फॉर्म के कंपैरिजन में लिक्विड के अंदर माइक्रोज फटाक से ग्रो होते हैं। तो ये चीज़ है, तो इसका एक ये डिसएडवांटेजेस हो गया कि इसके पास जो हम लोग को बोलते हैं ना ये सेल्फ लाइफ, मीन्स बोलते हैं ना कि जैसे कि अगर एक सॉलिड डोजेस फॉर्म आपके पास है हमारा, जैसे कि वो 3 इयर्स का है एक्सपायरी डेट उसका, और उसी का अगर लिक्विड डोजेस फॉर्म ले लिया तो वो बस हमारा 1.5 ईयर्स बोल लो या 1 ईयर का ही होता है। तो ये चीज़ें, तो ये यहाँ पर फायदा हो जाता है सॉलिड डोजेस फॉर्म का। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म का ये डिसएडवांटेजेस है। तो ये जो भी शेल्फ लाइफ है वो उसका कम होता है लिक्विड डोजेस फॉर्म का। शॉर्टर, पहला लिख लो, डिसएडवांटेजेस की बात कर रहे हैं हम लोग। पहला है शॉर्टर शेल्फ लाइफ, और बोल सकते हो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। तभी तो बोल रहे हैं ना, स्टेबिलिटी उतना नहीं है, तभी उसके अंदर माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो सकते हैं एकदम इजीली। तो इसको ज़्यादा शेल्फ लाइफ, ज़्यादा एकदम आपने ये नहीं देखा होगा कि 4-5 साल के लिए एक लिक्विड डोजेस फॉर्म आपके पास, नहीं, वो 1-2 साल ही तक होता है। ठीक है, 6 मंथ 8 मंथ्स या फिर 1 मंथ, ये 1 ईयर, तो इससे सभी ये हमारा एक्सपायरी डेट मोस्टली लिखा होता है लिक्विड डोजेस फॉर्म में। ठीक है,
अब बात करते हैं इजीली माइक्रोबियल आ जाता है, कंटामिनेशन हो जाता है, केमिकल इंस्टेबिलिटी होती है, जो भी लिक्विड उसके अंदर का जो केमिकल है वो डिग्रेड होने लग जाता है फटाक से। ठीक है, तो ये सब स्टेबिलिटी इश्यूज है, आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो पीएच चेंज हो गया, लाइट जैसे कुछ कुछ कंटेनर के अंदर हम लोग बोलते हैं ना कि उसको लाइट से प्रोटेक्ट करके रखो, तो पीएच में चेंज आना, टेम्परेचर में चेंज आना, तो ये सब ना फटाक से लिक्विड डोजेस फॉर्म की स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, लाइट हो गया, ठीक है, ये सब ये फटाक से इफेक्ट करते हैं हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म की स्टेबिलिटी को। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है। दूसरा चीज, स्टोरेज एंड पैकेजिंग। स्टोरेज एंड पैकेजिंग चैलेंजेस, पैकेजिंग चैलेंजेस। अब इसमें एक चैलेंज है, दैट इज स्टोरेज एंड पैकेजिंग। तो आप ये अपने टैबलेट्स को आप कहीं भी लेके जा सकते हो। ठीक है, टैबलेट है आपके पास में, वो पत्ता है टैबलेट का, आराम से लेके चले जा सकते हो। लेकिन लिक्विड पे आपको ध्यान रखना है, अगर ग्लास कंटेनर है तो वो ब्रेक होने के चांसेस हो सकते हैं, स्प्लिट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये सब आपको ये लिक्विड का ध्यान रखना है। उसका लीकेज का प्रॉब्लम होता है, लिक्विड का ढक्कन बंद नहीं किया तो लीकेज प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब स्टोरेज और पैकेजिंग चैलेंजेस आपको मिलेंगे लिक्विड डोजेज फॉर्म में। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। एक और एक है बल्की एंड लेस कन्वीनियंट फॉर ट्रांसपोर्ट। एक तो बल्की होता है, ज्यादा अमाउंट में होता है ना, बल्की एंड लेस कन्वीनियंट टू ट्रांसपोर्ट। वही सेम चीज आप लिख सकते हो, लेस कन्वीनियंट फॉर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो वही चीज लिख सकते हो कि ग्लास, अगर ग्लास कंटेनर है तो उसका ब्रेकेज लीकेज के चांस हो सकते हैं, उसका रिस्क हो सकता है। तो ये हम लोग लेस कन्वीनियंट होता है फॉर द ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और आपने ये भी देखा होगा कि जैसे एंटीबायोटिक का एक प्रिपरेशन है, लिक्विड प्रिपरेशन एंटीबायोटिक को, तो आपने बहुत सारा जगह देखा होगा कि उसको फ्रीजर में रखा जाता है, फ्रिज में रखा जाता है, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। तो ये आप इसमें एडअप कर सकते हो स्टोरेज एंड पैकेजिंग चैलेंजेस में, कि जैसे एंटीबायोटिक्स हो गए, उसके लिक्विड प्रिपरेशन, उसको स्टोरेज करने के लिए ये कोल्ड टेम्परेचर चाहिए, रेफ्रिजरेटर चाहिए। तो ये सब अलग से चैलेंजेस होते हैं बहुत सारे, लिक्विड मीन्स अलग से देखभाल करना पड़ता है लिक्विड डोजेस फॉर्म की। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म पता चला, स्टोरेज एंड पैकेजिंग वाला, जहां पर आप बोल सकते हो कि एंटीबायोटिक को स्टोरेज के लिए अलग से फ्रीज की जरूरत पड़ती है, जहां पर उसको कोल्ड कंडीशन चाहिए होता है। तो ये सब चीजें आप प्रॉब्लम्स में लिख सकते हो। अब बल्कि एंड लेस कन्वीनियंट फॉर ट्रांसपोर्ट, जहां पर टैबलेट्स को आप इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, लेकिन आप ये लिक्विड डोजेस फॉर्म को नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे कंटेनर में लीकेज ब्रेकेज का चांस हो सकता है। बल्कियर होता है, एक तो ज्यादा बल्की टाइप होता है, ज्यादा अमाउंट में होता है ना, बल्की टाइप होता है, तो वो लेस कन्वीनियंट हो जाता है फॉर द ट्रांसपोर्ट। नाउ फोर्थ आता है डोजिंग। ठीक है, अब आता है डोजिंग इन एक्यूरेसी। अब यही मैं बोल रहा हूं, डोजिंग इन एक्यूरेसी क्या है? जिसे आपने स्पून ले लिया, अब आपको बोला गया है 1 चम्मच आपको ये दवाई पीना है। ठीक है, 1 चम्मच। अब वो 1 चम्मच, सबका चम्मच अलग वेरी करेगा, हर एक घर में सबका चम्मच वेरी करेगा, तो हर एक मीन्स चम्मच वेरी करेगा। तो चम्मच वेरी करेगा मीन्स क्या होता है कि लिक्विड है, जैसे सबका चम्मच कोई इतना साइज का होता है, किसी का इतना बड़ा होता है, तो वो चीजें डिपेंड करता है। तो ये सब ना डोजिंग इनएक्यूरेसी कर सकता है कि आपको 1 चम्मच बोला, लेकिन सबके मीन्स होम में क्या होता है कि चम्मच के साइजेस अलग होते हैं, मीन्स अलग क्वांटिटी वे होगा, तो अलग डोज फॉर्म में जाएगा, अंदर अलग डोज के फॉर्म में जाएगा डिफरेंट पेशेंट पे। तो ये चीज़ है कि डोजिंग इनएक्यूरेसी हो सकता है, कि अगर कप में आपको बोला तो कप सबका डिफरेंट हो सकता है। तो ये सब चीज़ें डोजिंग इनएक्यूरेसी के फॉर्म में। ठीक है, तो कोई पेशेंट आपका अंडर डोज भी ले सकता है, कोई ओवर डोज भी ले सकता है, तो डिपेंड करेगा। तो अगर एक कंटेनर है 2.5 ml का, तो आप उतना क्लियरली नहीं देखोगे कि 2.5 भरा है कि नहीं, आप उससे ज्यादा भी ले सकते हो, उससे कम भी ले सकते हो। तो अंडर डोज भी हो सकता है और ओवर डोज भी हो सकता है। ये चीज का प्रॉब्लम होता है हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म में। फिफ्थ, अनप्लेजेंट टेस्ट एंड ओडर। अनप्लेजेंट टेस्ट एंड ओडोर, ये चीज का ध्यान रखना। अब ये हम लोग ने एडवांटेजेस में भी पढ़ा था कि हम लोग इसमें फ्लेवरिंग, ये बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि अनप्लेजेंट टेस्ट, ये डिसएडवांटेजेस में भी आएगा कि हम लोग कुछ ड्रग का ना कुछ सर्टेन लेवल तक ही मार्क्स को, ये उसके टेस्ट को मार्क्स कर सकते,
थोड़े थोड़े ही लेवल पे, तो ज़्यादा एक्सटेंड तक हम लोग उसको छुपा नहीं सकते, उसके टेस्ट को, अनडिजायरेबल टेस्ट को उसको ज़्यादा देर तक नहीं छुपा सकते। तो ये चीज़ होता है कि उसको सम एक्सटेंड तक ही कर सकते हैं। जिसे स्ट्रॉन्ग, जिसका अनप्लेजेंट टेस्ट हो, उसको इतना ज़्यादा मार्क्स नहीं कर सकते। तो अनप्लेजेंट टेस्ट भी होता है और ओडर भी होता है। जैसे आपने सिरप पिया होगा दवाई के फॉर्म में, तो कितना कड़वी होती है, उतना ज़्यादा मार्क्स नहीं हो पाता जितना भी स्वीटिंग एजेंट डाल दो, फ्लेवरिंग एजेंट डाल दो। तो इसका एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो डिफिकल्टी हो जाएगी कंज्यूम करने में। नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ है नीड स्पेशल फॉर्मुलेशन। बिल्कुल, नीड फॉर स्पेशल फॉर्मुलेशन, स्पेशल फॉर्मुलेशन चाहिए इसके लिए। एंड इंग्रेडिएंट्स बोल लो, इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो नीड फॉर स्पेशल फॉर्मुलेशन एंड इंग्रेडिएंट्स, इसका मतलब क्या है, जैसे कि आप लिक्विड प्रिपरेशन है तो माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना हो जाए, तो उसके लिए हम लोग प्रिजर्वेटिव डालते हैं, आपने सुना होगा। तो प्रिजर्वेटिव डालना पड़ा। अब प्रिजर्वेटिव डालना पड़ा, इसके मीन्स अलग से कॉस्ट होगा, अलग से हाई कॉस्ट अभी पढ़ेंगे। इसका और एक डिसएडवांटेज है, जहाँ पर हाईली कॉस्ट है, हाईली कॉस्ट है तो उसका एक डिसएडवांटेज है, आगे पढ़ेंगे। पहले ये देखो कि नीड फॉर स्पेशल फॉर्मुलेशन मीन्स उसको स्पेशल फॉर्मुलेशन डालना पड़ेगा। उसमें अलग से हम लोग प्रिजर्वेटिव डालो, अलग से वो विस्कोसिटी एनहांसर डालो, बफरिंग एजेंट डालो, तो ये सब अलग से हम लोग को चीज़ें डालनी पड़ती हैं। तो उसके लिए स्पेशल फॉर्मुलेशन होना चाहिए लिक्विड डोसेज फॉर्म के लिए। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। 7 आगे बढ़े। नीड फॉर स्पेशलाइजेशन ये हो गया, स्पेशल फॉर्मुलेशन। अब बात करते हैं हम लोग रिस्क ऑफ ड्रग प्रेसिपिटेशन। अब इसका मतलब क्या है, ये हमारे रिलेटेड है फॉर सस्पेंशन और इमल्शन। जैसे सस्पेंशन ले लिया, उसको बहुत देर तक स्टोरेज अच्छा प्रॉपर नहीं हुआ, तो वो क्या कर सकता है, उसके अंदर का जो ड्रग है उसका प्रेसिपिटेशन हो सकता है, ठीक है। प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, लिक्विड से बाहर निकल जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो ये चीज़ है। तो प्रॉपर अगर सस्पेंडिंग एजेंट नहीं यूज़ किया, ठीक है, इमल्सिफाइंग एजेंट नहीं यूज़ किया, तो वो प्रेसिपिटेशन होने के चांसेस हो सकते हैं सस्पेंशन में। क्लियर है? अदर सेपरेशन हो जाएगा, जो फेज है। जैसे ये बाइफिजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में ही होता है बेसिकली, बाइफिजिक वाले में अगर प्रॉपर स्टोरेज ये सब, अगर प्रॉपर फॉर्मुलेशन नहीं बनाया, तो जो भी दो फेज है जो जुड़े हुए वो अलग होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये हमारा डिसएडवांटेजेस में आता है। एक आगे बढ़ते हैं, हाई कॉस्ट, जो मैं अभी बोला, इसको अलग से हम लोग क्या क्या डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, प्रिजर्वेटिव, विस्कोसिटी एनहांसर, तो ये सब एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड कर सकता है। तो हमारा लिक्विड डोजेज फॉर्म, ठीक है, हायर कॉस्ट बोल सकते हो, हायर कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन। तो ये भी इसका डिसएडवांटेजेस हो गए। नाउ 9 की बात कर लेते हैं, इनकम्पैटिबिलिटी विद द सर्टन ड्रग्स। ये लास्ट पॉइंट है हमारा, दैट इज इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ द सर्टन ड्रग्स। मीन्स कुछ ड्रग्स क्या हो सकते हैं जो सॉल्यूशन में जाके अनस्टेबल हो जाते हैं। इनफैक्ट जैसे कुछ ड्रग्स हो गए, सर्टन ड्रग्स के लिए लिक्विड प्रिपरेशन अनस्टेबल हो जाते हैं, तो उन सब के लिए यूज नहीं कर सकते हम लोग। तो ये एक डिसएडवांटेजेस हो गया। जैसे कोई ड्रग हो गया, उसको जैसे सॉल्यूशन में डाल गया, वो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई और पूरा ड्रग खराब हो गया, तो वो चीज़ें, तो उसके लिए लिक्विड डोसेज फॉर्म हम लोग नहीं यूज कर सकते। तो इसका डिसएडवांटेजेस है। तो इनकम्पैटिबिलिटी आप लिख सकते हो, इनकम्पैटिबिलिटी, तो ये इसका है डिसएडवांटेजेस। तो ये था पूरा डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस। अब बात करें आगे की, तो हमारा पूरा कवर हो गया, एडवांटेजेस भी डिसएडवांटेजेस भी एकदम डिटेल में। तो शॉर्ट शेल्फ लाइफ, स्टोरेज, पैकेजिंग प्रॉब्लम, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, बल्कीनेस, लेस कन्वीनियंट, डोजिंग इनएक्यूरेसी, प्लेजेंट टेस्ट, अनप्लेजेंट टेस्ट और ऑर्डर, नीड फॉर स्पेशल फॉर्मुलेशन चाहिए होता है, और ये इंग्रेडिएंट्स इसमें स्पेशल चीज़ें चाहिए रहती हैं, प्रिजर्वेटिव हो गया, विस्कोसिटी एनहांसर हो गया, फिर ये रिस्क ऑफ ड्रग प्रेसिपिटेशन हो सकता है अगर सस्पेंशन के केस में, ठीक है, इमल्शन के केस में जो दोनों फेज है वो अलग होने के चांसेस हो सकते हैं, फिर हायर कॉस्ट हो सकता है, फिर इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है ऑफ सर्टेन ड्रग्स। तो यहाँ तक क्लियर है? अभी तक क्लियर चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब आगे बढ़े, तो डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज एक्सीपिएंट यूज, जो हमारे सिलेबस में है, एक्सीपिएंट यूज इन लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो हम लोग ने देख लिया कि लिक्विड डोजेज फॉर्म्स, उसके फायदे भी है कि जैसे रैपिड एब्जॉर्प्शन हो गया, पेशेंट कंप्लायंस मींस पेशेंट के लिए वो इजीनेस होता है, ठीक है, फिर डोजेस फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके अंदर, ये सब उसके एडवांटेजेस भी थे। लेकिन वो साथ में हमारा डिसएडवांटेजेस भी लेके आता है, एडवांटेजेस भी देखे। अब वो डिसएडवांटेजेस भी लेके आता है
तो डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, स्टोरेज प्रॉब्लम, शॉर्टर शेल्फ लाइफ, जो भी पोटेंट ड्रग हम लोग लिक्विड फॉर्म में नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं। अगर लिक्विड फॉर्म में अगर ज़्यादा, जैसे कि ये भी प्रॉब्लम हो सकता है ना कि अगर लिक्विड है तो पर्टिकुलर अगर अच्छे से फॉर्मुलेशन नहीं किया तो एक पर्टिकुलर जगह पे ज़्यादा ये हमारा ड्रग है, पर्टिकुलर जगह पे कम ड्रग है। अगर पेशेंट ने ये वाला ले लिया तो ओवरडोज हो सकता है, ये वाला पार्ट ले लिया तो हमारा लेस डोज हो सकता है। ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म में। तो हमारे बहुत सारे एडवांटेजेस के साथ भी आता है और डिसएडवांटेजेस के साथ भी आता है, तो दोनों चीज़ों के साथ आता है। हम लोग ने वो चीज़ पढ़ लिया। अब बात करते हैं एक्सीपिएंट यूज इन लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो अब बात करते हैं एक्सीपिएंट। एक्सीपिएंट एक टर्म आता है, एक्सीपिएंट यूज्ड इन लिक्विड डोजेज फॉर्म। यहाँ तक क्लियर है? एक्सीपिएंट क्या होता है, बेसिकली वो इनएक्टिव, हमारा एक तो ये होता है ड्रग, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और हमारा एक्सीपिएंट होता है इनएक्टिव सब्सटेंस। ऐसा इनएक्टिव सब्सटेंस जो किसके हेल्प करता है, ड्रग को हेल्प करता है, एड करता है, या फिर उसको बोलते हैं हेल्प टू ड्रग। ड्रग को क्या हेल्प करता है, ड्रग को एज अ व्हीकल काम करता है, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह बॉडी में लेके जाने के लिए हमारा ये एक्सीपिएंट काम आता है, एज अ कैरियर का काम करेगा, ठीक है, ड्रग के लिए। प्लस स्टेबिलिटी, ड्रग की स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगा हमारा एक्सीपिएंट, ड्रग के अनप्लेजेंट टेस्ट को मार्क्स करेगा हमारा एक्सीपिएंट, ठीक है। फिर मैं बात करूं पेशेंट कंप्लायंस, जो ड्रग एकदम बेकार टेस्ट ये सब का था, ऑर्डर का था, वो एक्सीपिएंट हमारा उस चीज को मार्क्स कर लेगा। तो ये सब चीजें में हेल्प करते हैं, हमारे ड्रग को हेल्प करता है बेसिकली। ये इनएक्टिव सब्सटेंस होता है एक्सीपिएंट। ये चीज का हो गया क्लियर ना। आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारा लिक्विड डोजेस फॉर्म में एक्सीपिएंट हमारा बहुत वाइटल रोल, क्रुशियल रोल प्ले करता है, ठीक है, हमारे ड्रग की यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए, ठीक है, डिग्रेडेशन से बचाने के लिए हम लोग एक्सीपिएंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये ड्रग का हर चीज अच्छा चीज करने के लिए एक्सीपिएंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एक्सीपिएंट यूज्ड इन लिक्विड डोजेज फॉर्म। चलिए तो बात करते हैं पहला सॉल्वेंट, ठीक है। पहला है सॉल्वेंट, हम लोग एक्सीपिएंट में यूज कर सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं व्हीकल, ठीक है, व्हीकल, सॉल्वेंट को व्हीकल बोल रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, ड्रग को डिसॉल्व या डिस्पर्स किया जाता है हमारे लिक्विड प्रिपरेशन में, तो एज अ व्हीकल काम करेगा। व्हीकल कैसे, एग्जांपल में बताऊं, जैसे सॉल्ट हो गया, सॉरी सॉल्ट बोल रहा हूँ, हमारा वाटर हो गया, इथेनॉल हो गया, प्रोपिलीन ग्लाइकोल हो गया, ऑयल्स हो गए, जैसे वेजिटेबल ऑयल्स हो गए, मिनरल्स ऑयल हो गए। तो ये सब बहुत सारे एज अ व्हीकल काम करेंगे फॉर दी ड्रग, ठीक है। तो ड्रग को रिजॉल्व किया जाता है या डिस्पर्स किया जाता है हमारे व्हीकल सॉल्वेंट में, तो व्हीकल सॉल्वेंट एज अ एक्सीपिएंट हो गया। तो एक्सीपिएंट का हम लोग एक पहला हमारा आ गया सॉल्ट, ये सॉरी सॉल्वेंट, और जिसको बोल सकते हैं व्हीकल। क्लियर है यहाँ तक? तो बहुत सारे सस्पेंशन में, जैसे हो गया सस्पेंशन में हम लोग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, इमल्शन में ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। फिर बहुत सारे ओरल ट्रॉपिकल प्रिपरेशंस में हम लोग ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इथेनॉल का इलेक्जर में इस्तेमाल किया जाता है, टिंचर्स में इस्तेमाल किया जाता है। फिर मोस्ट कॉमन हम लोग बाकी मेनली हम लोग सॉल्वेंट एज अ वाटर यूज़ कर सकते हैं। तो वाटर के केस में क्या है कि उसको कंटामिनेशन होने से बचाना है। तो ये सब चीज़ें आप नोट डाउन इसमें कर सकते हो, इलाबरेट कर सकते हो सॉल्वेंट के अंदर जो चीज़ मैंने बताई। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एक्स्ट्रा हो गया, सॉल्वेंट हो गया, एक आता है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव्स अब प्रिजर्वेटिव्स में क्या है, प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। तो ये माइक्रोबियल ग्रोथ हो गया, ये जो भी प्रिपरेशंस हमने बनाया उसको माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो जाए उसके अंदर, तो प्रिजर्वेटिव डालते हैं। तो एज ए एक्सीपिएंट ये भी हेल्प करेगा, तो ड्रग को हेल्प कर रहा है ना कि उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन कर रहा है, सेफ्टीनेस को मेंटेन कर रहा है प्रिजर्वेटिव, ठीक है। नाउ तीसरा, इसका एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं, इसका तो वाटर, इथेनॉल, ये आप नोट डाउन कर लो। वाटर हो गया, इथेनॉल हो गया, फिर ग्लिसरीन बोल लो, ग्लिसरीन भी हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ सॉल्वेंट। फिर प्रिजर्वेटिव्स में आपके आ गए पैराबेन्स, ठीक है, सोडियम बेंजोएट, बेंजोइक एसिड्स, सोडियम बेंजोएट। इसलिए बोल रहा हूँ रफ नोटबुक लेके रखो, आप फटाफट लिखते जाओ, बेंजोइक एसिड्स। क्लियर है, प्रिजर्वेटिव भी क्लियर। अब बात करते हैं स्वीटनिंग एजेंट। एक है स्वीटनिंग एजेंट्स क्या है देख लेते हैं। स्वीटनिंग एजेंट्स, इसमें क्या है कि स्वीटनिंग एजेंट किस लिए डालेंगे
कि टेस्ट को, जो भी हमारा प्रिपरेशन है उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए, जो भी फॉर्मुलेशन हम लोग ने बनाया उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए, उसकी पैलेटेबिलिटी मीन्स उसका अच्छा टेस्ट बनाने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फॉर किसके लिए? पेडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए, जो भी छोटे ये बच्चे लोग हैं उनके लिए, उनके टेस्ट ऑफ कोर्स सिरप का टेस्ट अच्छा रखना पड़ेगा तभी बच्चे लोग पियेंगे उस चीज़ का, तो उसका स्वीटनिंग एजेंट डाल के हम लोग उसका टेस्ट बढ़ाते हैं। ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो स्वीटनिंग एजेंट्स में? जैसे सुक्रोज हो गया, सॉर्बिटॉल हो गया, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम लोग फ्लेवरिंग एजेंट्स। क्या है? फ्लेवरिंग एजेंट्स। फ्लेवरिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स में आप क्या आ सकता है? ये किस लिए यूज कर सकते हैं? जो भी टेस्ट है, अगेन इसमें भी आप लिख सकते हो कि जो भी अनप्लेजेंट टेस्ट हो गया उसको मार्क्स, बिटर टेस्ट हो गया ड्रग का, उस चीज को मार्क्स करने के लिए, टेस्ट बढ़ाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्लेवरिंग एजेंट्स का। तो फ्लेवरिंग एजेंट्स में एग्जाम्पल क्या है? ऑरेंज ऑयल आपने पढ़ा होगा, ऑरेंज, फिर रेस्पबेरी, रेस्पबेरी, तो आप ये यूज कर सकते हो, आपने यूज भी किया बहुत सारे प्रिपरेशंस में सबका। तो फ्लेवरिंग एजेंट का जैसे मेंथॉल हो गया, गार्गल जब बनाते तो मेंथॉल फ्लेवरिंग एजेंट डालते। अब फिफ्थ आगे बढ़ते हैं, कलरिंग एजेंट। अब भाई हमारा जो प्रिपरेशन वो अच्छा दिखना भी चाहिए, है ना? नहीं तो देखने में बेकार होगा प्रिपरेशन तो कोई ये उसको कंज्यूम नहीं करेगा। तो कलरिंग उसका अच्छा होना चाहिए, तो कलरिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो एस्थेटिक अपील, लुक देने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कलरिंग एजेंट का। जैसे एग्जांपल में एफ डी एंड सी डाइज, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। एग्जांपल में एफ डी सी डाइज हो गया, और एक नेचुरल में आता है जैसे कि आप क्लोरोफिल बोल लो, कुकुरमीन हो गया, कुकुरमीन, ये सब नेचुरल कलर है, डाइज है, तो आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कर सकते हैं हम लोग? एक और लिख लो, रफ कर लो तब तक, यहाँ पर लिख लो सिक्स्थ, बफरिंग एजेंट। बफरिंग एजेंट किस लिए इस्तेमाल ये कर सकते हैं? जो हमारा प्रिपरेशन है उसको पीएच को मेंटेन करना, कि पीएच चेंज हो जाएगा तो पूरा खराब ही हो जाना है सोल्यूशन, जो भी प्रिपरेशन है, तो वो चीज़ खराब ना हो, पीएच मेंटेन रहे, उसके लिए बफरिंग एजेंट डालते हैं। तो बफर क्या काम करता है? पीएच को मेंटेन करके रखता है, कि अगर थोड़े भी चेंजेस नहीं होने देता पीएच में, थोड़े बहुत चेंजेस को वो रोकता है बफरिंग एजेंट। क्लियर है? मीन्स वही, अब पीएच को अगर चेंज नहीं होने देगा मीन्स सॉल्युबिलिटी बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा सॉल्यूशन की, या सॉल्युबिलिटी बढ़ा के रखेगा। तो ये चीजें हमारे ये बफरिंग एजेंट, तो ड्रग का सॉल्युबिलिटी स्टेबिलिटी बढ़ा के रखता है, मेंटेन करके रखता है, पीएच को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो बफरिंग एजेंट, ठीक है, स्टेबिलिटी सॉल्युबिलिटी मेंटेन करके रखता है ड्रग की, और पीएच भी। तो बफरिंग एजेंट क्लियर। बफरिंग एजेंट में एग्जाम्पल क्या आएगा? सिट्रेट बफर बोल लो, सिट्रेट बफर, ठीक है, जिसमें सोडियम बफर किससे बनता है? एक तो जैसे सिट्रेट बफर है, किससे बनेगा? सोडियम सिट्रेट और सिट्रिक एसिड से, सिट्रिक एसिड और सोडियम सिट्रेट, तो सिट्रेट बफर हो गया। एसीटेट बफर होता है, जैसे एसीटेट बफर भी होता है, एसीटेट बफर भी होता है। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल में आप नोट डाउन कर सकते हैं और 2-4 एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। क्लियर है? यहाँ तक 6 तक हो गया, आप 7 तक लिखो आगे। ठीक है, धीरे धीरे चल रहे हैं और कंप्लीट होते जा रहा है डिटेल में हमारा। ये इनएक्टिव सब्सटेंस होता है हमारा। ठीक है, एक्टिव कौन होता है? हमारा मेन ड्रग। आगे बढ़ते हैं 7, ये इनएक्टिव सब्सटेंस होता है, यहाँ लिख देता हूँ। एक्टिव हमारा ड्रग होता है, इनएक्टिव सब्सटेंस। 7th में क्या आता है? विस्कोसिटी एनहांसर, विस्कोसिटी एनहांसर, ये इसका आ गया। विस्कोसिटी एनहांसर मीन्स क्या होता है? आप उसको थिकनिंग एजेंट भी बोल सकते हो, थिकनिंग एजेंट। तो थिकनिंग एजेंट भी आप अलग से बोल सकते हो कि थिकनिंग एजेंट्स क्या है। तो विस्कोसिटी एनहांसर सेकंड, ये भी डालते हैं क्यों? क्योंकि जो भी प्रिपरेशन है, जैसे हम लोग मान लो हम लोग ने ये थ्रोट पेंट बनाया, ठीक है, अब वो प्रिपरेशन को हम लोग को विस्कस ज्यादा होना चाहिए, तभी वो गले पे जाके जो भी थ्रोट की इन्फेक्शन है उसको ठीक करेगा। मीन्स गले पे जाके रुकना चाहिए, देर तक टाइम देना चाहिए, उसको कॉन्टैक्ट होना चाहिए म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ थ्रोट से, कॉन्टैक्ट में होना चाहिए, तो उसका विस्कोसिटी ज्यादा होना चाहिए, तो उसका हम लोग उसके अंदर हम लोग यूज करेंगे विस्कोसिटी एनहांसर, थिकनिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो जैसे एकेशिया गम, ट्रैगाकैन गम, ऐसा हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सेलुलोज डेरिवेटिव पोविडॉन हो गया, ये आप लिख सकते हो यहाँ पर एग्जाम्पल्स में, और थोड़े इसका क्या मतलब होता है उस डेफिनेशन लिखो और उसके एग्जाम्पल्स दे दो बस। नाउ इमल्सिफाइंग एजेंट्स, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट्स
ये बेसिकली इमल्शन में यूज करेंगे हम लोग, इसको इमल्शन में यूज करेंगे किस लिए कि जो भी दो लिक्विड फेज है हमारे, दोनों फेज बायफेजिक लिक्विड फॉर्म है ना, तो इसमें दोनों फेज लिक्विड होते हैं, तो वो दोनों फेज लिक्विड को जोड़ के रखने में, आपस में जोड़ के रखने के लिए हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट को, मीन्स उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट को यूज करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या आप लिख सकते हो, सरफेक्टेंट हो गया, सरफेक्टेंट्स हो गए, लेसिथिन हो गया, ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगार हो गया, जेलेटिन हो गया, जेलेटिन हो गया, तो ये सब इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हो। अब नाउ 8, या हमारा 8 था, सॉरी, हाँ 7 8, ये 9 है हमारा सस्पेंडिंग एजेंट्स, सस्पेंडिंग एजेंट्स। सस्पेंडिंग एजेंट्स में आप क्या लिख सकते हो कि जैसे जैसे इमल्शन में हेल्प कर रहा था, ये सस्पेंशन में हेल्प करेगा। यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल को लिक्विड से जोड़ के रखेगा, दोनों फेज को जोड़ के रखेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, लिक्विड लिक्विड, और इसमें होता है सॉलिड लिक्विड, ये चीजें। तो सॉलिड और लिक्विड से जोड़ के रखने के लिए, उसको सस्पेंड करने के लिए, अच्छे से डिस्पर्स करने के लिए, यूनिफॉर्मली स्टेबल बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सस्पेंडिंग एजेंट का। क्लियर है? एग्जाम्पल अगेन लिखो आप, बेंटोनाइट यूज कर सकते हो, बेंटोनाइट, क्वालिन, ठीक है, कार्बोमर्स, तो ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए सस्पेंडिंग एजेंट्स। क्लियर है? मिथाइल सेलुलोज बोल लो, मिथाइल सेलुलोज या कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, CMC। तो मिथाइल सेलुलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, ये एग्जांपल्स है किसके, सस्पेंडिंग एजेंट्स के। यहाँ तक क्लियर? एक आखिरी है 10 11 12, मीन्स और भी बताओ, जैसे और भी बता सकते, 15 तक भी बता, बाकी चलो पहले लिख लो कितना बनाना है, 9 ठीक है, क्या और भी बताऊं? और भी बताते हैं, चलो। सस्पेंडिंग एजेंट मीन्स 9 तक कंप्लीट है हमारा। ठीक है, अब बात करते हैं, हमारा 9 तक हो गया सस्पेंडिंग एजेंट, 10 लिख लो। और क्या लिख सकते हैं, चिलेटिंग एजेंट्स, चिलेटिंग एजेंट्स। अब चिलेटिंग एजेंट्स क्या करेंगे, बेसिकली चिलेशन का काम करेंगे। चिलेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। जो भी हमारे ड्रग है उसके मीन्स जो भी, ये मान लो कि क्या करता है, जैसे कोई पार्टिकल है जो ऑक्सीडेशन कर सकता है, ठीक है, बेसिकली हमारे प्रिपरेशन के अंदर वो ऑक्सीडेशन करके डिग्रेडेशन कर सकता है, खराब कर सकता है, तो वो पर्टिकुलर सब्सटेंस के साथ ये जाएगा चिलेटिंग एजेंट, उसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा और उसको प्रेसिपिटेट आउट कर देगा, जिससे हमारा प्रिपरेशन खराब नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा और हमारे प्रिपरेशन को ऑक्सीडेशन से, ये सबसे बचाएगा, डिग्रेडेशन से बचाएगा। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो, EDTA है, सिट्रिक एसिड, तो ये सब इस्तेमाल आप ये चीज कर सकते हो। तो EDTA हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, एज अ चिलेटिंग एजेंट यूज कर सकते हो, जिससे चिलेशन का करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देंगे, जो भी ऑक्सीडेशन है डिग्रेडेशन से बचा देंगे। नाउ 11 आप लिखो, ये एंटीऑक्सीडेंट, तो 11 आप लिखो एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का कौन, जैसे एंटीऑक्सीडेंट नाम से समझ में आ रहा है, जो भी प्रिपरेशन है उसको ऑक्सीडेशन से बचाना। ठीक है, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल में क्या लिख सकते हो, विटामिन C, जिसको हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जैसे हम लोग हो गया, एग्जांपल में और लिख लो सोडियम बाइसल्फाइड। तो ये सब एकदम डिटेल में चल रहा है, आप इतना भी लिख दो कि मस्त है एकदम। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन दे दो कि ऑक्सीडेशन से बचाता है, प्लस एग्जांपल दे दो, बस ना, मजे में। फिर 12 बात करते हैं ह्यूमेक्टेंट की। ठीक है, ह्यूमेक्टेंट क्या है, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब, जो भी हमारा प्रिपरेशन है उसको मॉइस्ट करके रखना है, लिक्विड, उसको ड्राई आउट होने से बचाता है। बेसिकली ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा ड्राइंग से बचाएगा हम लोग को, ये ड्राइंग, सूखने से बचाएगा हमारे प्रिपरेशन को। तो ह्यूमेक्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल में आप लिख दो ग्लिसरीन, ठीक है, ग्लिसरीन लिख दो, सॉर्बिटॉल हो गया, तो ये सब आप चीजें आप नोट डाउन कर लो ह्यूमेक्टेंट के अंदर। ठीक है, तो ड्राई आउट होने से बचाता है हमारा ह्यूमेक्टेंट, मॉइस्ट करके रखता है हमारे प्रिपरेशन को। क्लियर है? यहाँ तक 12 पॉइंट्स हम लोग ने लगभग कवर कर दिए। तो ये सब चीजें थी हमारे एक्सिपिएंट यूज्ड इन लिक्विड डोजेज फॉर्म की। और एक लास्ट टॉपिक है हमारा इस ये चैप्टर का, इस बोल लो लिक्विड डोजेज फॉर्म का, दैट इज सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक, या बोल सकते हो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी को कौन कौन अफेक्ट कर सकता है वो देखते हैं। ठीक है, या फिर आप बोलो कि सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक, जो भी ड्रग है हमारे पर्टिकुलर लिक्विड में, उसकी सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हो, वो सब टेक्निक्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। अब वो हमारा एक लास्ट टॉपिक है, दैट इज सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक।
ये भी डिटेल में एकदम चलेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स, इसके भी बहुत सारे फैक्टर। तो आप एग्जाम में क्या करना, पहले फैक्टर को एनलिस्ट करो एंड देन पर्टिकुलर फैक्टर को एक्सप्लेन करते चलो। तो पहले एनलिस्ट करो, डिस्क्रिप्शन दे दो, ये सब फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, एंड देन पर्टिकुलर ये एक एक फैक्टर को लेके डिस्क्रिप्टिव उसको एक्सप्लेन करते रहो। फिर क्या करना है आपको, सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक में अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब होता है। पहले तो आप डेफिनेशन लिखोगे कि सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक में, पहले तो पढ़ लेते सॉल्युबिलिटी होता क्या बेसिकली। तो सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक, ठीक है, सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक, जिसे आप या फिर बोलते हो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, आप ये भी बोल सकते हो। तो एक ही चीज है। तो क्या कर रहे हैं, जो जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं वो देख रहे हो, या फिर बोलो सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक देख रहे हो। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, वो देख रहे थे पहले। सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब होता है, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं बात करूं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि कितना सॉल्यूट, या हम लोग बोल सकते हैं कितना सॉल्यूट, कितना मैक्सिमम अमाउंट हमारे किस में डिसॉल्व हो, हमारे लिक्विड में डिसॉल्व हो। तो कितना हमारा सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, मीन्स अमाउंट पता करें कि कितना ज्यादा अमाउंट हमारे सॉल्यूट का सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है, उसको बोलेंगे सॉल्युबिलिटी पर्टिकुलर ड्रग की, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड बोलो, लिक्विड बोलो, गैसेस बोलो, ये प्रॉपर्टी होती है कि कितना वो डिसॉल्व हो रहा है पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, लिक्विड में या गैसेस सॉल्वेंट में, कितना डिसॉल्व हो रहा है टू फॉर्म द होमोजेनियस मिक्सचर। तो वो सब कितना सॉल्युबिलिटी है, कितना अमाउंट डिसॉल्व हो पा रहा है, उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो बहुत सारे ये फैक्टर अफेक्टिंग मीन्स सॉल्युबिलिटी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म में, आप ये भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि सॉल्युबिलिटी होगा तभी ड्रग के अंदर पता चलेगा ना कि ये ड्रग पर्टिकुलर ये सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। तो ये हम लोग पता कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट जानना इंपॉर्टेंट है लिक्विड डोजेस फॉर्म को प्रिपेयर करते समय। स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एक फैक्टर को लेकर। पहला है पार्टिकल साइज रिडक्शन। सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, ड्रग पार्टिकल का साइज ही रिडक्शन कर दो, जिससे उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा सॉल्वेंट के साथ, जिससे उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ी जाएगी, ठीक है। पहला क्लियर सिंपल है, पार्टिकल साइज रिडक्शन, जिससे पार्टिकल्स की साइज कम होगी, उसकी सरफेस एरिया बढ़ेगा, फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा हमारे सॉल्वेंट के साथ, और जिससे हमारा सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। नाउ सेकंड पे आ जाए, ठीक है। इसके अंदर टेक्निक से आप बोलो, टेक्निक कौन सा यूज कर सकते हैं, आप लिख सकते हो। पहले डिस्क्रिप्शन दे दिया कि पार्टिकल साइज रिडक्शन क्या है, उससे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया हमारा बढ़ जाएगा, उससे सॉल्युबिलिटी बेसिकली बढ़ जाएगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। टेक्निक्स में क्या कर सकते हैं, उसको माइक्रोनाइजेशन मीन्स कोई भी पार्टिकल है उसको माइक्रो साइज में कर लो, या नैनोसाइजेशन बोल लो, नैनोसाइजिंग बोलो, ये टेक्निक्स है नैनोसाइजिंग या माइक्रोनाइजेशन। इसमें क्या करते हैं, जो भी ड्रग पार्टिकल है उसको छोटे साइज में माइक्रो नैनो साइज में कन्वर्ट करते हैं, ये टेक्निक्स है, प्रोसेस है, ठीक है। एयर जेट मिलिंग इसमें करते हैं, एयर जेट मिलिंग उतना अगर डिटेल में याद नहीं हो पा रहा तो ठीक है, इसमें एयर जेट मिलिंग करते हैं, बॉल मिलिंग बोल सकते हो, और फिर इसमें हाई प्रेशर का होमोजेनाइजेशन यूज कर सकते हैं, बट उतना डिटेल मत लिखो, उतना याद भी नहीं रहेगा एग्जाम में। आप माइक्रोनाइजेशन नैनोसाइजिंग टेक्निक से आप ये लिख सकते हो, ठीक है ना, जिसमें बेसिकली हम लोग पार्टिकल साइज रिडक्शन करते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज करके, ठीक है। मॉडिफिकेशन, दूसरा है मॉडिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल हैबिट। जो भी हमारा ड्रग है उसका मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसके क्रिस्टल को चेंज कर सकते हैं। मीन्स होता क्या है कि जो भी स्ट्रक्चर है, कि हमारा पर्टिकुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उसको अल्टर करके हम लोग पर्टिकुलर हमारा ड्रग का कोई स्ट्रक्चर है उसको अल्टर करो, उसको चेंज करके हमारे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी को हम लोग बढ़ा सकते हैं। जैसे पॉलीमॉर्फ में, अमॉर्फस फॉर्म में, मीन्स क्या होता है, जैसे कि मैं बात करूं नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में, अगर पर्टिकुलर ड्रग का अगर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो उसको क्रिस्टलाइन से हम लोग उसको नॉन क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट करेंगे और उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ है, तो मॉडिफिकेशन कर देंगे उसके क्रिस्टल्स में। अगर एमॉर्फस है तो एमॉर्फस, क्रिस्टलाइन है तो क्रिस्टलाइन। अगर वो ड्रग किस फॉर्म में ज़्यादा सॉल्युबिलिटी है उसको उसमें हम लोग उसको कन्वर्ट कर देंगे और उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तीसरा आता है ड्रग का डिस्पर्जन करना, ड्रग डिस्पर्जन इन कैरियर्स।
मीन्स अब वो होता क्या है, पर्टिकुलर ड्रग हमारे सॉल्युबिलिटी नहीं है, सॉल्युबिलिटी उसकी नहीं है, पर्टिकुलर ड्रग है हमारे पास, ठीक है, पर्टिकुलर ड्रग है, उसकी सॉल्युबिलिटी नहीं है हमारे पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि ये इनसॉल्युबल आ रहा है, ठीक है, उसको सॉल्युबल कैसे बनाएंगे, एक हम लोग हाइड्रोफिलिक का कैरियर का इस्तेमाल करेंगे इसके आजू बाजू, कि इसके आजू बाजू जैसे हम लोग ने देखा होगा ना मिसल, मिक्कल का फॉर्मेशन, इसको मिसल भी बोल सकते हो, मिसल सॉरी मिसल भी बोल सकते हो, कोई कोई मिसल बोलता है, कोई माइकल बोलता है, माइकल्स का फॉर्मेशन होता है। तो होता क्या है, जैसे जैसे माइकल का फॉर्मेशन तो फैट सॉल्युबल के लिए, जैसे कोई फैट सॉल्युबल ड्रग है, ठीक है, ऑयल सॉल्युबल, वो डिजोल्व नहीं हो रहा हमारे लिक्विड मीडियम में, तो उसके आजू बाजू हम लोग लिक्विड मीडियम, लिक्विड हाइड्रोफिलिक कैरियर्स रख देंगे, जिससे ये सॉल्युबल हो जाएगा इसके अंदर। तो ठीक है, तो ये चीज का हम लोग इस्तेमाल करके सॉल्युबिलिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बात करो फोर्थ वन की, अभी तक क्लियर चल रहा है, सब रिवीजन करने की नीड नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्सेशन। अब जैसे कुछ कुछ ड्रग का कॉम्प्लेक्सेशन कर दो, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर दो, तो ज्यादा सॉल्युबल हो जाता है। तो कॉम्प्लेक्स अगर फॉर्म हो रहा है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो कॉम्प्लेक्सेशन करेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से ड्रग की स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जा रही है, तो ये चीज है। तो एग्जाम्पल में क्या है, जैसे चिलेशन कर सकते हो। ड्रग डिस्पर्जन में आप एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो, यूटेक्टिक मिक्सचर आप लिख दो, एग्जाम्पल आप लिख दो। यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होते हैं कि मान लो कोई दो चीजें, ठीक है, एक का बॉइलिंग पॉइंट है कुछ, मान लो 5, मान लो, बस एक नंबर में बता रहा हूँ इसको समझने के लिए, 5 और इसका है 6, तो डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट है, लेकिन दोनों को जब मिला दोगे तो जो मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा, जैसे 4 हो गया। ठीक है, तो मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, तो ये चीजें दोनों को मिलाने से मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है और इजीली मेल्ट होने लग जाता है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। यो उसको बोलते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर। तो इसका एग्जांपल में आ जाएगा यूटेक्टिक मिक्सचर, और इसके एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हो, मॉडिफिकेशन में ये क्रिस्टलाइन फॉर्म, एमॉर्फस फॉर्म लिख सकते हो। पार्टिकल साइज रिडक्शन में तो मैंने बताया माइक्रोनाइजेशन, नैनोसाइजिंग। अब कॉम्प्लेक्सेशन में एग्जांपल क्या लिख सकते हो, जैसे ईडीटीए का इस्तेमाल करके मेटल चिलेट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, बेसिकली आप लिखो चिलेशन, चिलेशन एंड मेटल मीन्स मेटल और पर्टिकुलर हमारे जो चिलेटिंग एजेंट है उसके बीच में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और सॉल्युबिलिटी बोल लो या स्टेबिलिटी बोल लो, उसका बढ़ जाता है। सॉल्युबिलिटी स्टेबिलिटी बेसिकली क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये चीज़ें इंक भर लेता हूँ तब तक, अब इतना चीज़ें रिवाइज करो तब तक। 4 पॉइंट्स बता दिए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पीएच एडजस्टमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, पीएच को एडजस्ट करके। ठीक है, पीएच को, फिफ्थ है पीएच को एडजस्ट करके, पीएच, पीएच एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, पीएच एडजस्टमेंट मीन्स पीएच को एडजस्ट करके भी कर सकते हैं कि हमारा कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट है, ठीक है, हमारा क्या है, कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट है, उसका पीएच को एडजस्ट करके मीन्स पीएच को अगर कम ज्यादा किया और उसकी सॉल्युबिलिटी चेंज कर सकते हैं पीएच के, तो पीएच को चेंज करके हम लोग उसकी सॉल्युबिलिटी उसकी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, अगर एसिडिक कोई ड्रग है, हमारा कोई ड्रग है वो एसिडिक है, तो किसमें बेटर आप डिजोल्व होगा, आपको पता है, बता सकते हो आप, सिंपल है, बेसिक सॉल्यूशन में। तो बेसिक लिक्विड है, बेसिक सॉल्यूशन है, उसके अंदर हमारा एसिडिक ड्रग ज्यादा सॉल्युबल रहेगा, तो ऐसे हम लोग सॉल्युबिलिटी बढ़ा सकते हैं हमारे पीएच को एडजस्ट करके। और जैसे कोई बेसिक ड्रग है उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दो, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। बात करते हैं 6, सॉल्ट फॉर्मेशन। तो हम लोग बहुत सारे आपने देखा होगा सॉल्ट फॉर्मेशन, ठीक है, तो बहुत सारे आपने ड्रग को देखा होगा कि ड्रग को हम लोग सॉल्ट के फॉर्म में दिया जा रहा है प्रिपरेशन में, कि सॉल्ट के फॉर्म में दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी सॉल्ट फॉर्म में ज्यादा होती है। आपने देखा होगा NaCl, NaCl जैसे Na+ और Cl माने जल्दी टूट जाता है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत हाई होती है। तो वैसे ही अगर कोई भी ड्रग है हमारा, उसको सॉल्ट फॉर्म में दिया जाएगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो सॉल्ट फॉर्मेशन भी आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल में सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स। तो वीक एसिड्स कि हम लोग पोटेशियम ये सोडियम सॉल्ट्स ले लेंगे, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ तक लिख लिया, ठीक है। हाइड्रोक्लोराइड्स हो गए, ठीक है, सल्फेट सॉल्ट्स हो गए, तो ये सब की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है अगर ड्रग को इन फॉर्म्स में दिया गया है तो। नाउ बात करते हैं 7th की, तब तक मैं रफ कर देता हूं, आपको इतना चीज समझा, एकदम सिंपल है,
ठीक है। पार्टिकल साइज रिडक्शन, मॉडिफिकेशन कर दो, ड्रग को डिस्पर्स कर दो कैरियर के अंदर, हाइड्रोफिलिक कैरियर के अंदर, तो उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर ज़्यादा हो जाएगी। कॉम्प्लेक्सेशन कर लो, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लो, पीएच में चेंज कर लो, एसिड को बेसिक में सॉल्यूशन डिजोल्व कर लो, सॉल्युबिलिटी हाई, सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लो, सॉल्युबिलिटी हाई। ठीक है। अब बात करते हैं आगे की, 6 तक पढ़ लिए, अब बात करते हैं 7। ठीक है, बात करते हैं 7 की बात करते हैं। कोवैलेंसी, को सॉल्वेंसी बोल लो या को सॉल्वेंट बोल लो। तो को सॉल्वेंट का इस्तेमाल करके मीन्स कोई भी पर्टिकुलर ड्रग, कोई भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन है उसको को सॉल्वेंट यूज कर लो। एक होता है सॉल्वेंट जो व्हीकल का तरह काम करेगा, एक होता है को सॉल्वेंट जो अलग से ड्रग को हेल्प करेगा डिसॉल्व करने में वो पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, तो उसको बोलेंगे को सॉल्वेंसी, उसको को सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है। तो कोई भी अगर पर्टिकुलर सॉल्वेंट में वो थोड़ा सा कम सॉल्युबल है तो को सॉल्वेंट का इस्तेमाल करके उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे इथेनॉल हो गया, इथेनॉल जैसे वाटर में कम सॉल्युबल है, इथेनॉल डाल दो तो ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा। इथेनॉल हो गया, प्रोपिलीन ग्लाइकोल हो गया, प्रोपिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, प्रोपिलीन ग्लाइकोल हो गया, या पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, पीईजी, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, पीईजी। तो ये सब चीजें को सॉल्वेंट की तरह एक्ट करते हैं जो पर्टिकुलर सॉल्वेंट में पर्टिकुलर ड्रग की सॉल्युबिलिटी बढ़ा देते हैं। क्लियर है। 8 की बात करते हैं, जैसे सरफेक्टेंट। ठीक है, सरफेक्टेंट क्लियर है यहाँ तक। सरफेक्टेंट की बात करते हैं। सरफेक्टेंट इसमें क्या होता है, वही सेम चीज है, इसमें मिसेल का फॉर्मेशन होता है, माइकल का फॉर्मेशन या मिसेल का फॉर्मेशन होता है। इसमें होता क्या है कि सरफेक्टेंट क्या करता है, जो भी दो सरफेस के बीच में सरफेस टेंशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। दो बीच के जैसे दो फ्रेंड्स है उनके बीच में, दो फ्रेंड्स है उनके बीच में जो भी टेंशन है उसको रिड्यूस करने के लिए कॉमन फ्रेंड होता है। तो वैसे ही इसको समझते, सरफेक्टेंट क्या करता है, वो कॉमन फ्रेंड है जो दो फ्रेंड के बीच में, जो दो सरफेस के बीच में हमारे टेंशन को कम करता है और सॉल्युबिलिटी को बढ़ाता है। तो वो चीज है हमारा सरफेक्टेंट। क्लियर है। क्या करता है, सरफेस टेंशन को कम करता है और सॉल्युबिलिटी हमारा बढ़ा देता है। ठीक है। एग्जाम्पल में एनायनिक की बात करूं तो SLS, ये सोडियम लॉरेल सल्फेट, और नॉन आयनिक की बात करूं तो हमारा ट्विन एंस्मान। तो ट्विन एंस्मान और एनायनिक में आता है हमारा सोडियम लॉरेल सल्फेट। ये इसके एग्जांपल है, सरफेक्टेंट की तरह एक्ट करते हैं। नाउ 9 हाइड्रोट्रॉफी। 9 है हाइड्रोट्रॉफी। तो यहां तक अभी तक क्लियर है। अब हाइड्रोट्रॉफी में क्या होता है, जो भी हाइड्रोट्रॉफिक एजेंट्स होते हैं उसको लार्ज अमाउंट में डालेंगे, एडिशन कर देंगे हमारा, तो उससे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। जैसे सोडियम बेंजोएट, सोडियम सैलिसाइलेट, ये भी क्या करते हैं बेसिकली हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो भी हाइड्रोट्रॉफिक एजेंट्स है, हाइड्रोट्रॉफिक मीन्स वाटर सॉल्युबल एजेंट्स है, वो उसमें डाल देंगे पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, जिससे हमारा सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये लार्ज अमाउंट में डाल देंगे पर्टिकुलर हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोट्रॉफिक सब्सटेंसेस को, जिससे हमारा सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। एग्जांपल में आप लिख सकते हो सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, सोडियम बेंजोएट हो गया, फिर सोडियम सैलिसाइलेट। तो ये सब चीजें थी हमारे हाइड्रोट्रॉफी के अंदर। बात करें आगे की, 10वें की बात करें, 9 तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। हमारा 10वां पॉइंट, लिपिड बेस्ड ड्रग डिलीवरी। लिपिड बेस्ड ड्रग डिलीवरी। अब ये क्या है, इसमें क्या होता है, जो भी लिपोफिलिक का मतलब क्या है, जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स है उसको लिपिड में डिसॉल्व करके हम लोग लिपिड बेस्ड डिलीवरी, जैसे कि बहुत सारे आजकल ड्रग्स क्या होते हैं, लिपिड में सॉल्युबल होते हैं, वाटर में ना होके लिपिड में सॉल्युबल होते हैं। तो लिपिड सॉल्युबल में बनाएंगे तो लिपिड बेस्ड ड्रग डिलीवरी, जहां पर हम लोग लिपिड सॉल्युबल ड्रग को लिपिड में डिसॉल्व करते हैं और हमारा लिपिड बेस्ड ड्रग बन जाता है। तो ये चीज है। इसमें एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, जैसे इमल्सिफाइंग एजेंट्स, जैसे हम लोग लिपोसोम लिख सकते हो, लिपोसोम आप लिख दो। तो आपको एग्जाम्पल्स याद रखने पड़ेंगे, एक दो भले ही एग्जाम्पल याद रखो लेकिन रखो। क्लियर है। 11th की बात करूँ, ये 10 था, अब 11th की बात करते हैं।
ज़्यादा नहीं देखते, बस थोड़ा बहुत देखते कि नैनो टेक्नोलॉजी अप्रोच मीन्स वही जहाँ पर ड्रग पार्टिकल को नैनो पार्टिकल आप लिख दो अलग से, नैनो पार्टिकल, नैनो टेक्नोलॉजी आप लिख लो। नैनो टेक्नोलॉजी में क्या करेंगे, वही जो ड्रग को साइज है उसको नैनो पार्टिकल में करेंगे, मीन्स नैनो साइज में रहेगा तो पर्टिकुलर सॉलिबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी, तो नैनो टेक्नोलॉजी अप्रोच। 12th, तो आपको ये अगर ये वाला नहीं भी लिखना है ठीक है, वो उसी के अंदर इंक्लूड हो गया है, नैनो टेक्नोलॉजी अप्रोच। पर ये अलग से पॉइंट लिखोगे तो भरा मीन्स पेज भरा सा लगेगा, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी अप्रोच। फिर बात करते हैं 13। आपको पता होगा लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब क्या होता है कि एक पोलर सॉल्वेंट है तो पर्टिकुलर पोलर सॉल्यूट है तो पर्टिकुलर पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल रहेगा, और पर्टिकुलर नॉन पोलर सॉल्वेंट है वो पर्टिकुलर नॉन सॉल्वेंट मीन्स एक सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, ठीक है। ये पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। तो अगर पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, अगर ये नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। तो ये चीज है। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट से भी डिपेंड होता है, जो भी ड्रग है उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर वो पोलर है तो पोलर में डिसॉल्व होगा सॉल्वेंट में, अगर नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में। बात करते हैं 13 की। बात करते हैं 13 की टेम्परेचर का। टेम्परेचर से आपको पता है कि किसी भी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर टेम्परेचर को बढ़ाया सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। किसके केस में, अगर मैं बात करूं एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्वेंट सॉलिड पार्टिकल डिजॉल्व हो रहा है लिक्विड में, तो जैसे हम लोग कोई भी जैसे शुगर को वाटर में डिसॉल्व करेंगे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हम लोग और भी शुगर को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, तो वही सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग टेम्परेचर को ये बढ़ा सकते हैं। अगर सॉलिड के केस में बात करें, अगर वही चीज अगर गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना है अच्छे से, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ानी, तो टेम्परेचर को कम करके होता है। जैसे कार्बोनेटेड वाटर में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है जिससे गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ी रहती है हमारे लिक्विड के अंदर। तो ये चीज है, इतना चीज ध्यान रखना। ये था टेम्परेचर की बेस पे। उसमें दो केस पढ़ लिया, सॉलिड इन लिक्विड और गैसेस इन लिक्विड। अब बात करते हैं हम लोग 14, ठीक है। अब बोल सकते हैं 14 में आएगा प्रेशर फॉर गैसेस इन लिक्विड, बोल लो। मीन्स इसमें क्या है, प्रेशर मेन रोल कर रहा है, प्रेशर। अब प्रेशर को बढ़ाओगे, ये पर्टिकुलर गैस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए, तो अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसकी सॉल्युबिलिटी भी गैस की बढ़ेगी, ठीक है। गैस के केस में अगर प्रेशर भी बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो ये चीज था हमारे ये सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक में। तो प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, नेचर हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, लिपिड बेस्ड डिलीवरी। एक और है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर CO2 का इस्तेमाल करके हम लोग उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ाते हैं, वो जो भी ड्रग है उसको नैनो पार्टिकल साइज में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ CO2। तो आप चाहो तो लिख सकते हो 15 वाला, इसको आप चाहो, आपकी मर्जी है कि सुपर क्रिटिकल। आपको याद आ रहा है एग्जाम में तो फिर लिखना, नहीं तो इसको ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तो क्या है, ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड टेक्नोलॉजी, इसमें हम लोग CO2 से ये पर्टिकुलर ड्रग की सॉल्युबिलिटी बढ़ाते हैं। बस इतना ये लिखना है कि सुपर क्रिटिकल CO2 इज यूज्ड टू इम्प्रूव द सॉल्युबिलिटी बाय फॉर्मिंग द नैनो साइज्ड ड्रग पार्टिकल। मीन CO2 का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग पार्टिकल साइज को रिड्यूस करके नैनो साइज में लाके उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ाएंगे। ये चीज़ है इसमें बस, और ये याद हुआ तो ठीक है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड टेक्नोलॉजी। बाकी नहीं तो फिर ठीक है, चलेगा। तो इतनी चीज थे, टोटल 15 फैक्टर्स, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। तो हमारा इसी के साथ चैप्टर्स कंप्लीट हो गया, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट, दैट इज लिक्विड डोजेस फॉर्म, एकदम डिटेल में कंप्लीट हो गया। बाकी अगर फिर भी कुछ पॉइंट छूट गए या कुछ पॉइंट समझाने का रह गया या कुछ समझा नहीं तो बता देना मुझे कमेंट में, मैं बता दूंगा उस चीज पे, ठीक है। तो मिलते हैं, अगर चाहो तो ओवरव्यू दे दो पूरे चैप्टर का, अगेन रिवाइज करके चलिए। तो ओवरव्यू देते हैं। ओवरव्यू, पहले हम लोग क्या पढ़ा, हम लोग ने ये चीज पढ़ा, हम लोग ने क्या पढ़ा, पहले डेफिनेशन पढ़ा,
कि लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या है, उसके पर्टिकुलर बहुत सारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसके एडवांटेजेस पढ़े, डिसएडवांटेजेस पढ़े, हम लोग ने एक फ्लो चार्ट देखा था क्लासिफिकेशन का, ठीक है, वो चीज़ पढ़ लिया। फिर हम लोग ने क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिटेल में देखा, बहुत सारे पॉइंट देखे, ठीक है। आपको नहीं समझा तो आप फिर से वीडियो को देखो तो आपको बेटर समझेगा, ठीक है। पॉइंट जो स्किप हो गया वापस से समझ जाएगा। तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, फिर हम लोग ने पर्टिकुलर हम लोग ने क्या चीज़ की बात की थी, जैसे सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक से पहले हम लोग ने एक्सिपिएंट यूज्ड इन लिक्विड डोजेस फॉर्म वो पढ़ा, बहुत सारे एक्सिपिएंट यूज होते हैं, ठीक है, वो पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी उसकी एक्सिपिएंट की। फिर हम लोग बात कर रहे हैं आखिरी में सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक या फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, तो ये चीज़ पढ़ा, उसमें भी 15 फैक्टर। फिर हम लोग ने एडवांटेजेस डिसएडवांटेज में भी 9-10 फैक्टर्स पढ़ लिए, ठीक है, 11-12 फैक्टर्स पढ़ लिए। फिर हम लोग ने ये एक्सिपिएंट यूज में हम लोग ने बहुत सारे फैक्टर्स पढ़ लिए, 9 लगभग हम लोग ने कितने फैक्टर्स पढ़ लिए, 12 फैक्टर्स पढ़ लिए फॉर दी एक्सिपिएंट यूज। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, उसमें से जितनी भी चीज़ें एग्जाम में याद है उतना लिखना, ठीक है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी वीडियो समझा कि नहीं बताना कमेंट में, ठीक है। तो ये था हमारा सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक। ये थोड़ा अगर नहीं समझा होगा तो वापस से समझना वीडियो को रिवाइंड करके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय, ठीक है। बाकी समझा कि नहीं कमेंट में बताना, बाय।